स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो हम देख रहे हैं इसमें जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत ये जो हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी देखे हैं, तो जिसका ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में जयप्रॉक्रम, जिसका ये पार्ट 3rd है। तो आप पार्ट 3rd देखने से पहले पार्ट 1st और 2nd को अवश्य देखिएगा। तो हमने अभी तक इसके 2 पार्ट हुए हैं, जिसमें कि हमने इनको बारी बारी से डिटेल से चर्चा किए हैं। तो आज फिर देखेंगे हम जो पार्ट 3 है, इसमें जो हमने पिछले पार्ट में जहाँ से छोड़ा था उसको आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि आप देखिएगा बड़े ध्यान से। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि सुदृढ़ जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो जिसमें क्या प्रोटीन है, वसा है, इसका चूर्ण पाचन होता है, मतलब कि जो पूर्ण तरह इनका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पाचन होता है। इस तरह से ये कार्य करने के लिए कहाँ पर यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करते हैं। तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाते हैं, अमाशय में जाने से पहले ये भोजन अम्लीय होते हैं और अग्नाशासिक एंजाइम, जो कि एंजाइम होते हैं, एंजाइमिक क्रिया के लिए क्या होते हैं, ये क्षारी बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, इनको क्षारी बनाया जाता है। यकृत में स्रावित क्या होता है, इसमें कि पित्रा रस होता है, इस तरह कार्य करता है। जो यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त होता है। शुद्रांशु पर में जो होता है वसा बड़ी कोशिका के रूप में होता है, जिससे कि वह यानी जिससे इस पर एंजाइम का कार्य करना, मतलब कि जो होता है उसमें क्या किसका काम करता है, एंजाइम का कार्य करना। इसके लिए कैसा होता है, मुश्किल हो जाता है। और पित्त जैसे लवण में उन्हें क्या करते हैं, ये छोटी छोटी गोलियां ऐसे खंडित, मतलब कि जो पित्त जो होता है, पित्त में यह क्या होते हैं, छोटी छोटी गोलियां हो, तो उसके आकार पर यह खंडित होता है और खंडित कर देता है, जिससे कि यह एंजाइम की क्रियाशील बढ़ जाती है। मतलब ये खंडित करता है, खंडित करने के कारण उसमें ऐसे में छोटे छोटे ये गोली यानी कि गोली गाढ़े के सूप में होती है, इसको ये कर देता हुआ है, खंडित कर देता है। खंडित करने के फलस्वरूप इसकी क्या हो जाती है, इसमें क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और यह साबुन का मैल पर इमलीकरण, जो एमाल्यीकरण की तरह है, जिससे कि विषय में हम अध्याय 4 में इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अग्नाशय इसकी अग्नसायिक का रस श्रावण करता है, जिससे कि प्रोटीन के पाचन के लिए कैसी होती है, टिप्सअप एंजाइम होता है। प्रोटीन पाचन के लिए क्या होती है, टिप्सअप एंजाइम होता है। और इमलीशीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम, मतलब जो वसा है, वसा का पाचन करने के लिए कौन सा, लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि शुद्रांशु की भांति यानी शुद्रांशु की जो भित्ति की ग्रंथि में होती है, मतलब शुद्रांशु की जो भित्ति होती है उसकी ग्रंथि में होती है, जो आंत्र रस या स्रावित करती है, जिससे कि उपस्थित इसमें एंजाइम में प्रोटीन, अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज तथा वसा इसमें अम्लीय ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। किसमें, ग्लिसरॉल में यह इनको परिवर्तित कर देती है। फिर आप देखेंगे किसमें कि पाचित भोजन का आंत्र की भित्ति क्या कर लेती है, वह अवशोषित कर लेती है। शुद्रांशु के अतिरिक्त इसमें अम्लसार और एवं इसमें पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्तक होते हैं, मतलब जो प्रवर्तक जैसे कि अंगुली जैसे क्या होते हैं, इसमें प्रवर्तक होते हैं, उन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। इस तरह से पाए जाने वाले जो प्रवर्तक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घरोम कहते हैं। और फिर इसमें वे अन्न की अवशोषण कर वह सतही क्षेत्र इसका बढ़ा देते हैं, मतलब कि जो अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण उनका सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं की बहुतायत होती है, जो कि भोजन को अवशोषित करके भोज शरीर की जो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊतकों के निर्माण और पुराने जो ऊतक होते हैं, जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत करने में इसका कार्य होता है। बिना पचे हुए भोजन बृहत दांत में भेज दिया जाता है, मतलब जो भोजन नहीं पचता उनको कहाँ पर भेज दिया जाता है, उन्हें बृहत दांत पर भेज दिया जाता है। और फिर यह दीर्घरोम पदार्थ इस पदार्थ को जल में अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ में क्या होता है, इसमें गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें ये वाज्य पदार्थ का परिक्षेपण गुदा अवरोधिकाएं के द्वारा इसको नियंत्रित किया, गुदा अवरोधिकाएं के द्वारा इसको क्या करते हैं, नियंत्रित कर किया जाता है। तो अब इसमें हम देखें यहाँ पर ये है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा दंत क्षरण की, दंत का किस तरह से क्षरण होता है। दंत क्षरण या दंत क्षरण इनेमल
तथा डेंटिन के सने सने का मतलब क्या होता है, इसमें धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब यह जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा इनेमल मृदुल जो विखनीकृत हो जाता है, जिसके कारण अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दंत प्लावक बना लेते हैं, दांत में चिपक जाने के कारण यह दंत प्लावक बना लेते हैं। और फिर आप देखिएगा इसमें कि दंत प्लावक दांत को ढक लेते हैं, इसलिए अम्ल इसमें उदासीन करने के लिए दांत पे उदासीन करने के लिए दंत की सतह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसमें परत जमी रहती है। इस तरह से आप इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करना प्लास्टिक हजाम, मतलब कि जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसमें ब्रश करना चाहिए, जिससे के कारण ये दंत में चढ़े हुए जो प्लास्टिक होते हैं इसका प्लाक निकल जाता है। यह अपचित अनुपचारित रहता है, जो कि सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जल व संक्रमण से कर सकते हैं। मतलब आप इसमें आप देखिएगा, जब आप भोजन करते हो, भोजन करने के नाइट के टाइम होता है, जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आप ये कोशिश कीजिएगा कि ब्रश करें। ब्रश करने से जिससे कि जो भोजन खाते हैं उसकी जो परत चढ़ी रहती है ना, वो परत निकल जाएगी, जिससे कि दांतों पे कोई खराबी नहीं होगी। तो आप ये कोशिश अवश्य कीजिएगा कि आप रात के टाइम में खाना खाने के बाद ब्रश अवश्य कीजिएगा। तो फिर इसमें देखा तो हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में इसमें क्या अंतर है, जिसको आप बता सकते हैं। स्वयंपोषी मतलब स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करना, इसके बारे में हम प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी और कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, मतलब कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, इसको आप देख लीजिएगा। पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है, मतलब जो भोजन पचाने के लिए इसका कार्य करते हैं, और पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्राशु कैसे अभिकारक होते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और फिर इसमें देखें हम इसमें कि थोड़ा सा देखें हम श्वसन की श्वसन है क्या। तो अब देखें हम श्वसन के बारे में। श्वसन तो आप देखिएगा कि ये दो क्या लीजिएगा, पास लीजिएगा, और फिर इनमें दोनों में क्या रख दीजिएगा, पानी, यानी चूने का पानी और परखनली का पानी। जी परखनली इसमें दोनों में रखिए, फिर नलिका है, फिर उसमें मुंह से फूकिएगा, यानी कि देखिए इसमें देखिए थोड़े थोड़े के इसमें बुलबुले के समान दिखाई देने लगे। रबर बैंड है, इसमें चिपसा करके इसमें आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। फिर चूने के पानी में विश्वास को वायु उसमें अपना मतलब मुंह से उसको फूकिएगा, जिससे वायु प्रभावित होती है, उसमें बुलबुले के रूप में वह दिखने लगता है, मतलब कि बुलबुला उसमें छूटने लगता है। तो फिर इसका क्रियाकलाप देखें, इसमें हम एक परखनली ताज़ा पानी तैयार कीजिए, चूने उसमें डाल दीजिएगा। फिर इसमें चूने के पानी को निश्वास या वायु से प्रभावित कीजिएगा, मतलब कि मुंह से उससे फूकिएगा, और फिर नोट कीजिएगा कि चूने के पानी में दूधिया होने में कितना टाइम लगेगा, चूने के पानी कैसा होने में, दूधिया होने पर उसमें कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को नोट कीजिएगा। सिरिंज या पिचकारी के साथ द्वारा इसकी दूसरी परखनली पर ताजे पानी को लेकर वायु इसमें प्रवाहित कीजिएगा, जैसे कि इसमें सिरिंज से पिचकारी लेकर उसमें वायु में ताजे पानी में प्रवाहित कीजिएगा, और फिर इसमें चूने के पानी इसमें दूधिया हो जाता है। इस निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हम इसको दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप फिर यहाँ क्रियाकलाप 6.5 में देख सकते हैं। फिर यहाँ किसी भी फलक पर चीनी या धोकर इसमें कुछ चीस्ट डालिएगा और छिद्र में कार्क की लगी परखनली का मिश्रण ले लीजिएगा। कार्क से मुड़ी हुई जो कांच की नली है, इसमें कांच की नली को स्वतंत्र सिरे पर ताज़ा पानी इसमें चूने के परखनली पर तैयार ले जाइएगा, और चूने के पानी होने पर परावर्तन को इस परिवर्तन में लगने का समय को अवलोकन को नोट कीजिएगा, और फिर किण्वन के उत्पादन किसको हमें दर्शाइएगा। तो देखा पिछले अनुभाग में हम जीवों के पोषण पर चर्चा कर चुके हैं, जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण में पराक्रम के लिए होता है। फिर कोशिका उनका उपयोग जैव पराक्रम में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, कोशिका उनका जैव पराक्रम को ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। फिर विविध प्रकार के इसमें विधियों को करते हैं, जैसे कि जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा विखंडित करने के लिए करते हैं, और फिर कुछ जीव एक दूसरे के पथ का उपयोग करते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन उससे मुक्त नहीं हो पाती, और ये सभी प्रकार की अवस्था में पिछले जैसे कि ग्लूकोज, कार्बन एवं अणु के 3-3 परमाणु इसमें पायरुवेट बेड में विखंडित हो जाते हैं, और प्रक्रम में कोशिका द्रव में होता है, और यह पश्चात पायरुवेट एथेनॉल का कार्बन डाइऑक्साइड और फिर इसमें परिवर्तित हो जाती है, हो सकता है। और फिर आप देखेंगे इसमें कि किण्वन के समय ईस्ट होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे
अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। इस तरह से होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है इसमें? अवायवीय श्वसन कहते हैं। और पाइरूवेट में विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या करती है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें कार्बन के इसमें प्रक्रम में 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु इसमें विखंडित हो जाते हैं। तो फिर इसमें देखते हैं हम कि किस तरह से अणु जो कार्बन के अणु जिसमें विखंडित हो जाते, जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। फिर आप इसमें कि दूसरा उत्पाद को इस तरह से, दूसरा उत्पाद इसमें उत्पाद जल है, क्योंकि यह वायु प्रक्रम में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और फिर वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने पर इस क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का प्रमोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। फिर कभी कभी आप जब हमारी पेशियां की कोशिकाएं, जो पेशी की जो कोशिका हैं जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो इसमें कि पाइरूवेट के विखंडन होने के लिए, मतलब कि जो हमारी जो पेशी कोशिका है उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, जिसके कारण इसमें पाइरूवेट का जो होता है इसमें विखंडन करने के लिए इसमें दूसरा पद को अपनाया जाता है। और वहाँ यहाँ पर आप देखेंगे पाइरूवेट 1,3 या कार्बन वाले लैट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है इसमें? पाइरूवेट लैट्रिक अम्ल होता है, जो 3 कार्बन वाले लैट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी जो क्रिया में होने से जो हमारी पेशी लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि कैंप के कारण हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सबसे पहले हम यहाँ देखें ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु हैं, और फिर कोशिका द्रव इज इक्वल टू कोशिका द्रव, फिर इसमें पाइरूवेट, इसमें 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा। यहाँ पर क्या हो रहा? अणु भी हो रहा प्लस ऊर्जा भी मिल रहा है। तो आप फिर इसका इस टाइप से आप डायग्राम बनाइएगा। और फिर इसमें ईस्ट है, ईस्ट में क्या हो? एथेनॉल भी है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु हैं। और फिर इसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। इसमें हमारी पेशी कोशिका किस तरह से ये कार्य करती है। फिर इसमें देखोगे आप तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा के 3 अणु, किसके? ऊर्जा के 3 अणु। तो फिर इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिएगा तो यहाँ क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, इस तरह से इसका निर्माण होता है, जो कि विभिन्न पथों पर के द्वारा ग्लूकोज का इस तरह से क्या होता है? इसमें विखंडन होता है। और फिर देखेगा कोशिका शोषण के द्वारा यह मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट नामक अणु के संश्लेषण से में प्रयुक्त हो जाती है, जो कि कोशिका की अन्य कोशिका के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है, जिसमें कि एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होता है, जो कि कोशिका के अंदर होने वाली अंतरारोशनी क्रियाकलाप का परिचालन करता है। तो इस तरह से हम देखें, अब देखें इसमें कि एटीपी के बारे में कि एटीपी है क्या। तो देखें हम एटीपी, अधिकांश कोशिका प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। यह श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का प्रयोग एडीपी, एडिनो डाइफॉस्फेट, कार्बनिक फॉस्फेट एटीपी अणु के द्वारा बनने में किया होती है। एडीपी प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू ऊर्जा एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनो डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट और एटीपी इसमें मुक्त हो जाती है। फिर यहाँ देखें इसमें फॉस्फेट है। अंततः अंतरोष्म प्रक्रम कोशिका के अंदर जब एटीपी का उपयोग यानी कि जो क्रिया के परिचालन में करते हैं, तो जल का उपयोग के बाद एटीपी अंततः फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है, जो कि 30.5 kg मोल के तुल्य ऊर्जा क्या होती है? इसमें मोचित होती है। फिर सोचिए कि कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा पर, मतलब कि आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि जो बैटरी होती है, बैटरी में विभिन्न प्रकार के उपकरण के लिए किस तरह से ऊर्जा प्रदान करती है। तो यह आंतरिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं अन्य प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशी सिकुड़ने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तंत्रिका आवेग का संचरण में आदि अन्य क्रियाकलाप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम फिर देखें इसमें कि किस तरह से इनका क्रियाकलाप के उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वायवीय श्वसन पर इसमें ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अतः वायवीय जीवों के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, मतलब जो वायवीय जीव हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है,
हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा, मतलब कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में छोटी छोटी लीफ है जो उसमें रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा उसमें होता है और फिर अंतरकोशीय अवकाश को सुनिश्चित करते हैं। सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का इसमें आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है। कोशिका और उनसे दूर बाहर वायु यानी वायु इसमें क्या की जाती है, वायु की में की जाती है। और विसरण का दिशा में यानी कि जो पर्यावरणीय अवस्थाओं में पौधे की आवश्यकता जो इसकी निर्भर करती है। जब कोई रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन के समय में होती है, जिससे कि पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात का टाइम जो होता है उसके लिए पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं रात के टाइम में। और फिर इस तरह से आप यहाँ पर मुख्य इसका आदान प्रदान होता है। इस तरह से ऑक्सीजन के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण में प्रयुक्त होती है और CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का मुख्य घटना होती है। और फिर जंतु में पर्यावरण में ऑक्सीजन लेने से और उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। और फिर स्थानीय जंतु वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु यह जंतु जल में रहते हैं, उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। तो फिर यहाँ देखें हम इसमें क्रियाकलाप 6.6 में कि किस तरह से एक जलाशय में मछली अवलोकन कीजिएगा और मछली का अवलोकन कीजिएगा और वे मुंह खोलती हैं और बंद करती हैं। सातों आँखों इसके साथ आप देखेंगे आँखों के पीछे इसमें फ्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र को ढकने वाले प्रच्छद भी खुलता है और बंद होता है। इस मुंह के फ्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय किसी भी प्रकार का समन्वय होता है। और फिर गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इसकी गणना आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। और फिर इसकी तुलना में आप अपनी श्वास को 1 मिनट के अंदर ही बाहर छोड़ देते हैं। और फिर हम इसको देख लें पहले और फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि क्या है इसमें, इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। जो जीव जल में रहते हैं वह विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और क्योंकि वह जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है और मछली के मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक कुलोम तक क्या करती है वह पहुंचाती है, जहां पर वह ऑक्सीजन के रुधिर में ले जाती है। किसको? ऑक्सीजन को। फिर स्थानीय जीव के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों में ऑक्सीजन में भिन्न प्रकार के अंगों द्वारा क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे सभी अंगों की एक रचना होती है, उस सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है। ऑक्सीजन बहुमूल्य मंडल में संपर्क रहता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय की इस सतह से आर पार होता है तो इस सतह वह पतली या मुलायम होती है। कैसी होती है? यहाँ पर पतली और मुलायम हो जाती है और फिर इस प्रकार की रक्षा उद्देश्य शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः हम क्षेत्र के वायु के लिए कोई सस्ता होना यानी कि इसके वायु के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन को अवशोषित करती है और क्षेत्रफल वायु के अंदर बाहर ले जाने का क्रियाविधि इस तरह से वह करती है। तो हम इसमें देखें अब थोड़ा सा इसको देख लें कि है क्या ये। तो इसमें क्या है और अधिक जाने की इसके बारे में, तंबाकू को सीधा उपयोग किसमें? सिगरेट यानी कि सिगरेट है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ है, फेफड़े हैं, दिल को यकृत को प्रभावित करता है। धुआं अधिक तंबाकू से दिल की दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारी जैसे कैंसर कई प्रकार के इसमें कई रूपों में एक मुख्य जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन की मुख्य कैंसर की घटना बढ़ रही है, जिससे कि आप निरंतर वर्तमान स्थिति में भी देखें तो आप जो गुटखा खाने से जो और तंबाकू का सेवन करने से जो निरंतर जो स्थिति बन रही है उसको आप करंट सिचुएशन में देख भी सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं और इसका फीडबैक के तौर पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।